हरे कृष्णा मेरे छोटे भाई बहनों, आपका अपने YouTube चैनल इन्फॉर्मेशन SST में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चंस का रैपिड रिवीजन करेंगे। यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से जारी किए गए हैं। यह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस में अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड वीडियोस ही बनाते हैं। आज से हम सोशल साइंस के प्रत्येक चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे, तो इस वीडियो को अपने मित्रों तक अवश्य शेयर कर देना। सबसे पहले हम इतिहास की बुक से शुरू करेंगे। चैप्टर 1 जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो देखो, सबसे पहले हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे जो आपके एक एक अंक के आते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सा 1789 को फ्रांस की क्रांति हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, नेपोलियन की संहिता का निर्माण कब हुआ? नेपोलियन की संहिता का निर्माण कब हुआ? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सा 1804 में नेपोलियन की संहिता का निर्माण हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, यंग इटली की स्थापना किसने की थी? यंग इटली की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बा जूसेपे मैत्सिनी ने यंग इटली की स्थापना की थी। हमारा प्रश्न 4 है, वेना संधि कब हुई थी? वेना संधि कब हुई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बा 1815 में वेना संधि हुई थी। तो हमारा अगला प्रश्न है, फ्रांस के प्रथम शासक कौन थे? फ्रांस के प्रथम शासक कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सा लुई 16वें फ्रांस के प्रथम शासक थे। हमारा अगला प्रश्न है, यूनानियों का आज़ादी के लिए संघर्ष कब प्रारंभ हुआ? यूनानियों का आज़ादी के लिए संघर्ष कब प्रारंभ हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बा 1821 में यूनानियों का आज़ादी के लिए संघर्ष प्रारंभ हुआ था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इन्हें आप नोट कर सकते हो। ठीक है, ये राजस्थान बोर्ड द्वारा जारी हुए हैं। हमारा अगला प्रश्न है, काबूल कौन था? काबूल कौन था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन आ सर्डिनिया पिडमोंट का प्रधानमंत्री था काबुल। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमारे जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। एंड हमारा एक ही रिक्त स्थान है, उसे देख लेते हैं। 8वां रिक्त स्थान है, खालिस्तान के एकीकरण में बिस्मार्क की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो इसके खालिस्तान में आएगा जर्मनी। ठीक है, इसके खालिस्तान में जर्मनी आएगा। तो इसमें मेरी राइटिंग ऐसी आ रही है, थोड़ा देख लेना आप। तो अब हम अति लघुत्रात्मक प्रश्न को करेंगे जो आपके एक एक अंक के ही आते हैं। ठीक है, आपको एक एक शब्द या एक एक लाइन में ही उनका उत्तर देना होता है। तो हमारा पहला ही प्रश्न है, क्रांति के बाद स्टेट जनरल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो क्रांति के बाद स्टेट जनरल का नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया था। ठीक है, हमारा सेकंड प्रश्न है, फ्रांसीसी लोगों का अंतिम राजा कौन थे? फ्रांसीसी लोगों का अंतिम राजा कौन थे? तो फ्रांसीसी लोगों के अंतिम राजा लुई फिलिप प्रथम थे। इनका जो शासनकाल था वो 1830 से और 1848 तक ही था। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 3, फ्रैंकफर्ट संसद का आयोजन कहाँ पर हुआ? सेंट पॉल चर्च में फ्रैंकफर्ट संसद का आयोजन हुआ था। ठीक है, फ्रैंकफर्ट शहरी था, उसमें सेंट पॉल चर्च में ही इसका आयोजन हुआ था।
हमारा अगला प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण के जनक कौन थे? जर्मनी के एकीकरण के जनक कौन थे? तो जर्मनी के एकीकरण के जनक ओटो वन बिस्मार्क थे। ठीक है। हमारा प्रश्न 5 है, जर्मनी महासंघ की स्थापना कब हुई? जर्मनी महासंघ की स्थापना कब हुई थी? तो जर्मनी महासंघ की स्थापना 18 जनवरी 1871 को हुई थी। ठीक है। कब हुई थी? 18 जनवरी 1871 को। हमारा प्रश्न 6 है, इटली के एकीकरण के जनक कौन थे? इटली के एकीकरण के जनक कौन थे? तो इटली के एकीकरण के जनक थे जोसेफ मैत्सिनी। ठीक है। हमारा प्रश्न 7 है, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह शब्द किसने कहे? जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह शब्द किसने कहे थे? तो यह शब्द ड्यूक मेटरनिख ने कहे थे। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन कब हुआ? यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन कब हुआ? तो यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का जो गठन है वो 1 मई 1707 में हुआ था। ठीक है। हमारा प्रश्न 9 है, वेना सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? ठीक है। वेना सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो वेना सम्मेलन की अध्यक्षता मेटरनिख ने की थी। ठीक है। हमारा प्रश्न 10 है, वर्साय शहर कौन से देश में स्थित है? तो वर्साय शहर फ्रांस देश में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, इटली अपने एकीकरण से पूर्व कितने राज्यों में विभाजित था? इटली अपने एकीकरण से पूर्व कितने राज्यों में विभाजित था? तो इटली अपने एकीकरण से पूर्व छोटे छोटे लगभग 7 राज्यों में विभाजित था। आपको छोटे छोटे क्वेश्चनों को अवश्य ध्यान में रखकर याद करना है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में एक एक अंक के ही क्वेश्चन आएंगे, तो आपको सबसे ज़्यादा एक एक अंक के ही क्वेश्चनों पर ध्यान देना है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 12, टूटी हुई बेड़ियां किसका प्रतीक थीं? तो टूटी हुई बेड़ियां आज़ादी मिलने का प्रतीक थी। हमारा अगला प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण के पश्चात जर्मनी का सम्राट किसे घोषित किया गया था? तो जर्मनी के एकीकरण के पश्चात जर्मनी का सम्राट किसे घोषित किया गया था? तो जर्मनी के एकीकरण के पश्चात जर्मनी का सम्राट विलियम प्रथम को घोषित किया गया था। एंड आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपना छोटा सा कमेंट भी कर देना कि आपको वीडियो कैसी लग रही है एंड हम इसमें क्या बदलाव कर सकते हैं। हमारा प्रश्न 14 है, बाल्कन क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र शामिल हैं? तो बाल्कन क्षेत्र में अल्बानिया, बोस्निया, हर्जेगोविना, बुल्गारिया, क्रोएशिया, कोसोवो, यूगोस्लाविया इत्यादि क्षेत्र शामिल हैं। हमारा प्रश्न 15 है, कुस्तुनतुनिया की संधि कब हुई? तो कुस्तुनतुनिया की संधि फरवरी 1832 को हुई थी। एंड हमारा अगला प्रश्न है, इटली के क्रांतिकारियों के गुप्त संगठन का नाम क्या था? तो इटली के क्रांतिकारियों के गुप्त संगठन का नाम था, एक था कार्बोनरी और जो हमारा सेकंड था वो था यंग इटली। ठीक है। आपको याद रखना है कार्बोनरी और यंग इटली। एंड हमारा प्रश्न 17 है, जर्मन राष्ट्र का रूपक कौन थी? तो जर्मन राष्ट्र का रूपक जर्मेनिया थी। हमारा प्रश्न 18 है, उगते हुए सूर्य की किरणें किसका प्रतीक हैं? तो उगते हुए सूर्य की किरणें नए युग की शुरुआत का प्रतीक है। तो इसी प्रकार से हमारे जो अति लघुत्तरात्मक प्रश्न थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब हम लघुत्तरात्मक प्रश्न को देखेंगे। तो हमारा पहला ही प्रश्न है,
उदारवाद से क्या अभिप्राय है? तो हमें उदारवाद का अभिप्राय लिखना है। तो आपके जो ऐसे प्रश्न हैं लघुत्तरात्मक प्रश्न, ये आपके 2 अंक के आते हैं। तो इसका जो आंसर है मैं अपने मुंह से ही बोल देता हूँ। उदारवाद वह विचारधारा है जिसके अंतर्गत मनुष्य को विवेकशील प्राणी मानते हुए सामाजिक संस्थाओं को मनुष्यों की सूझबूझ और सामूहिक प्रयास का परिणाम समझा जाता है। क्या है उदारवाद? एक और बार बोल देता हूँ। उदारवाद वह विचारधारा है जिसके अंतर्गत मनुष्य को विवेकशील प्राणी मानते हुए सामाजिक संस्थाओं को मनुष्य की सूझबूझ और सामूहिक प्रयासों का परिणाम समझा जाता है। आप इसे लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। एंड विद्यार्थियों, आपको एक बात और बोलना चाहता हूँ मैं, अगर आप लाइव पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको लाइव भी पढ़ा सकते हैं। तो इसका सेकंड जो चैप्टर है उसको हम लाइव पढ़ा देंगे, अगर आप नीचे कमेंट बॉक्स में यस लिखकर भेजोगे तो। और आप अपना टाइम भी बता देना, हम आपको कब लाइव पढ़ाएं तो हम उसी टाइम पर आपको लाइव पढ़ा सकते हैं, ठीक है। एंड हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 2, जनमत संग्रह से क्या आशय है? जनमत संग्रह से क्या आशय है? तो देखो इसका आंसर मैं बोल देता हूं अपने मुंह से। जनमत संग्रह, जिसे मत संग्रह या सिर्फ जनमत भी कहते हैं, एक ऐसा प्रत्यक्ष मतदान है जिसमें किसी क्षेत्र विशेष के सभी मतदाताओं को मतदान के द्वारा किसी एक विशेष प्रस्ताव को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने के लिए कहा जाता है। जनमत संग्रह एक ऐसा मतदान है जिसमें किसी विशेष क्षेत्र में सभी मतदाताओं को मतदान के द्वारा किसी एक विशेष प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए कहा जाता है। तो ऐसा ही जनमत संग्रह यूएनओ ने जम्मू कश्मीर में कराने के लिए कहा था, परंतु पाकिस्तान ने जनमत संग्रह नहीं होने दिया था। हमारा प्रश्न 3 है, स्टेट जनरल का चुनाव कौन से नागरिकों के द्वारा किया जाता है? स्टेट जनरल का चुनाव कौन से नागरिकों के द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर आपको खुद को ही नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। एंड हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 4, जैकोबिन क्लबों की स्थापना किसने की थी? तो जैकोबिन क्लबों की स्थापना मैक्सिमिलियन रोबेस्पियोरे ने 1789 को की थी, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 5, 1804 की नागरिक संहिता से आप क्या समझते हैं? 1804 की नागरिकता से आप क्या समझते हैं? तो देखो इसका आंसर मैं अपने मुंह से ही बोल देता हूं, आप ध्यान से सुनना। 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन संहिता के नाम से जाना जाता है, इस संहिता ने जन्म के आधार पर सभी विशेष अधिकारों को समाप्त कर दिया, कानून के समझ समानता स्थापित की और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित किया। जो 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन संहिता कहा जाता है ना, तो इसने जन्म के आधार पर सभी विशेष अधिकारों को समाप्त कर दिया था और कानून के समक्ष समानता स्थापित की और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित किया था, ठीक है। हमारा प्रश्न 6 है, ब्रिटेन के राष्ट्रीय गान का नाम लिखिए। हमें बताना है ब्रिटेन के राष्ट्रीय गान का नाम। तो ब्रिटेन के राष्ट्रीय गान का नाम है गॉड सेव द किंग। आप इसको याद रख लेना क्योंकि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके आगे मैं स्टार लगा भी देता हूँ। हमारा प्रश्न 7 है, फ्रांसीसी सैनिकों की पोशाक कौन सी थी? तो फ्रांसीसी सैनिकों की क्या पोशाक थी? तो फ्रांसीसी सैनिकों की पोशाक नीली और खाकी रंग की होती थी, ठीक है। कौन सी कलर की? नीली और खाकी कलर की, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 8, कल्पना आदर्श यूटोपिया से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर मैं अपने मुंह से बोल देता हूं। सभी प्रकार के भेदभावों से अलग एक ऐसे आदर्श समाज की कल्पना जिसे वास्तविक रूप देना लगभग असंभव है, इसे ही कल्पना आदर्श कहते हैं। हमारा प्रश्न 9 है, इटली के एकीकरण में योगदान देने वाले 4 व्यक्तियों के नाम लिखिए।
तो इटली के एकीकरण में योगदान देने वाले 4 व्यक्तियों के नाम इस प्रकार हैं: मैत्सिनी, गेराबॉल्डी, काउंट कैमिले कैबुर, विक्टर एमुनुएल द्वितीय। ठीक है, कौन कौन से? मैत्सिनी, गैरिबॉल्डी, काउंट कैमिले कैबुल और विक्टर एमुनुएल द्वितीय। ठीक है, तो इसी प्रकार से तो हमारे लघुत्तरात्मक प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं, जो आपके 2-2 अंक के आ सकते हैं। एंड अब आएंगे आपके लघुत्तरात्मक प्रश्न सेकंड, जो आपके 3 अंक के आते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला ही प्रश्न है, फ्रांस में नेपोलियन द्वारा प्रारंभ की गई नागरिक संहिता 1804 की किन्हीं 4 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो आपके 3-3 अंक के आएंगे, तो आप इनको देख लेना एंड अपनी बुक में से छांटकर इनके क्वेश्चनों को अपनी कॉपी में कर लेना। ठीक है, एंड हमारा सेकंड वाला है, रूढ़िवादी से आप क्या समझते हैं। एंड अगला है, 1815 की वेना संधि से आप क्या समझते हैं। इसको तो मैंने अभी बताया था। ठीक है, एंड हमारा अगला प्रश्न है, गैरिबॉल्डी पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो आपकी टिप्पणी आ सकती है। ठीक है, एंड अगला प्रश्न है, यूरोप के कुलीन वर्ग की विशेषता का वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न है, बिस्मार्क के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। एंड अगला प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण के प्रमुख कारण लिखिए। एंड अगला प्रश्न है, यूनान की स्वतंत्रता प्राप्ति के मुख्य घटनाओं को क्रमबद्ध रूप से लिखिए। एंड अगला प्रश्न है, इंग्लैंड ने आयरलैंड पर प्रभुत्व किस प्रकार स्थापित किया। अगला प्रश्न है, जूसेप्पे मैत्सिनी के बारे में आप क्या जानते हैं। एंड हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राज्य के निर्माण में लोक संस्कृति की भूमिका स्पष्ट कीजिए। एंड अब आएंगे आपके निबंधात्मक प्रश्न, जो आपके 4 अंक या 5 अंक के आते हैं। ठीक है, तो आपका पहला ही है, जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया को स्पष्ट लिखिए। तो आपको जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया, इटली के एकीकरण की प्रक्रिया, आपको इन्हें तो याद ही कर लेना है, क्योंकि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन तो आते ही हैं। ठीक है, आपको इन्हें तो याद ही करना है, आपके 4 अंक ऐसे ही बन जाएंगे। ठीक है, एंड अगला है, बाल्कन प्रदेश में राष्ट्रवादी तनाव क्यों पनपा। एंड हमारा अगला है, इटली के एकीकरण की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। एंड हमारा अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतियों ने क्या कदम उठाए। तो इसी प्रकार से हमारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। एंड आपको बताना है नीचे कमेंट बॉक्स में कि हम अगली वीडियो लाइव बनाएं क्या। आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको लाइव पढ़ना है या नहीं। ठीक है, एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड तक अवश्य पहुंचाना, क्योंकि उन्हें भी अच्छी से अच्छी जानकारी मिल सके। एंड आप अपने मित्रों का भी सहयोग किया करें। एंड मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।